very good afternoon to everyone. We have with us on the panel Shri Atul sir. He is representing the Veravel Bank. We have with Mr. Sudhir. He is from Rugra. We have Vaishali madam. She is from Karnavati Bank. We have Vinita ma'am. She is from the Seva Bank, which is the bank which caters only to the women entrepreneurs. I think a big round of applause for Vinita ma'am, because that bank is doing a terrible job. The bank which is catering only to the women. So I am feeling a bit more energized introducing Vinita ma'am. Thank you ma'am. Then we have Rakesh. He is heading the IT department from Chittodgarh Bank. And then we have Mr. Ankit. He is from Varacha Cooperative Bank, Surat. So we have all our panelists over here. We will be talking about core banking, whether the urban cooperative banks should go for core banking, what are the other digital infrastructures, what are their advantages, disadvantages, are the urban cooperative banks ready and confident enough, and are they ready to cope up with the challenges which are there from the customer side as well as from the staff side. So we will be starting the discussions with Mr. Ankit. Mr. Ankit, I would just like to ask you, this will be a Hindi and an English combination, because I feel there are many non-Gujaratis also over here. So to just keep a track of what is being spoken over here, so we will be keeping a mix of Hindi and English. Ankit sir, can you please tell us why is core banking so important, and what is core banking, and why is it so important for the urban cooperative banks? Thank you, madam. कोऑपरेटिव बैंक में जो CBS एप्लीकेशंस है वो ना कि कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो CBS है वो एक अहम पार्ट है बैंकिंग का. आप चाहे कस्टमर ऑनबोर्डिंग हो, एडवांसेस हो, डिपॉजिट्स हो, कोई भी प्रकार की आप कस्टमर को फैसिलिटीज़ देना चाहते हो, आपका एक अहम जरिया, ये अहम सॉफ्टवेयर आप या अहम एप्लीकेशन जो भी बोल सकते हो आप उनको, कोर बैंकिंग सिस्टम ही है. अगर आपका कोर बैंकिंग सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे से बैंक रन नहीं कर पाओगे. अगर अभी कोर बैंकिंग सिस्टम की हम बात करें तो करंट डिजिटल वर्ल्ड में और अभी के जो सिनारियोज़ है डिजिटल इंडिया के अंदर, तो उसकी मैं बात करूँ तो NPCI और RBI ने एक फिगर्स जारी किया था ओनली फॉर UPI के लिए. वो जुलाई 2025 में ही खाली 14.3 बिलियन ट्रांजैक्शन UPI के हिट हुए थे. जो उनकी अमाउंट को हम टोटल करें तो 25.7 लाख करोड़ का उनका अमाउंट का वॉल्यूम था. वो अमाउंट इतना बड़ा है ट्रांजैक्शन और अमाउंट की दृष्टिकोण से देखें तो जितने भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड में होते हैं अभी करंट में, उनके 50% ट्रांजैक्शन अकेले इंडिया में ही होता है. रियल टाइम ट्रांजैक्शन की सिनारियो में हम देखने जाए तो जो इतने सारे ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस होते हैं वो अल्टीमेटली CBS प्लेटफॉर्म पे ही जाते हैं. आप चाहे कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर से आप कोलैबोरेट कर लीजिए, लेकिन उनका अहम जो पार्ट रहता है वो आपका कोर बैंकिंग सिस्टम ही रहता है. और इसके आगे मैं बात करूँ तो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, पर्टिकुलरली हम UCBs के बारे में बात करें तो अगर जितने मैंने अभी UPI के ट्रांजैक्शन जो बताए हैं वो ओवर उनका 1% ट्रांजैक्शन भी अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनका स्टेक ले लेता है तो 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हर महीने होंगे. उतना बड़ा वॉल्यूम होगा तो CBS 2.0 क्यों ज़रूरी है उनको आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा. तो अभी इसमें ऐसा है कि करंटली साइबर सिक्योरिटी, जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, जितना हम डिजिटल फुटप्रिंट में आगे बढ़ेंगे, उतना हमारे ऊपर एक साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होने का एक थ्रेट हमारे ऊपर मंडराता रहेगा. तो हमको हमारा जो CBS प्लेटफॉर्म है उनको ही इतना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा
ताकि हम इन सब चीज़ों से बच सकें। और अभी रिसेंटली जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनका फॉलोअप करना पड़ता है, स्टैट्यूटरी है। फिर हम आगे आरबीआई इंस्पेक्शन की बात करें तो वो लोग भी अभी उनका पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है। बहुत सारे डेटाज मांगते रहते हैं, वो हमको कोर बैंकिंग सिस्टम से ही निकाल के देना पड़ता है। तो अगर वो सिस्टम ही इतना पावरफुल नहीं होगा तो हम ये सारी चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट अंकित सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने और दूसरे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने प्रमोट करना चाहिए कि Yes. कोर बैंकिंग में जाएं? 100% डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारा स्कोप है। और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के मामले में हम देखें तो छोटी बैंक भी है और आप सारस्वत जितनी बड़ी बैंक भी है, और एक 5 करोड़ की बिजनेस वाली भी बैंक है। तो सभी लोग साइबर सिक्योरिटी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई या दूसरे फेडरेशंस या कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई भी चीज़ है, उनको ये इनिशिएटिव लेके सभी बैंक को उनके लेवल के हिसाब से परफेक्ट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन मिले, ऐसा इनिशिएट लेना पड़ेगा। Sure, thank you. I'll come Thank back you. to you. Mr. Rakesh, can you throw some light on what are the main core transformators या ऐसे क्या हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में? आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिस्ट इन्फो मीडिया का कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है इस मंच पे आने का। जैसे कि सर ने बताया कि आज जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के कारण जितने ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह से ये सीबीएस के लिए इन्होंने बोला कि जिस तरह से सीबीएस को हमें स्ट्रॉन्गनेस करना है, तो उस प्रक्रिया में एक हमें हमारे जो सीबीएस को एक तो जैसे नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे एपीआई के थ्रू हम अपने सीबीएस को और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लाउड माइग्रेशन हो गया। क्लाउड माइग्रेशन में भी इस तरह का है कि जो हमारा सीबीएस है उसको हम एसपी मॉड्यूल पर कन्वर्ट करें। एसपी मॉड्यूल में इस तरह से होता है कि जो हमारा सीबीएस है उसको हम एक सर्वर पर होस्ट करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से सारे क्लाइंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड माइग्रेशन का ये बेनिफिट होता है कि जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हमें कुछ पैरामीटर्स है कंट्रोल से अप्लाई करना है तो ओनली केवल हम सर्वर पर अप्लाई करके सारे क्लाइंट्स को बेनिफिट्स दे सकते हैं। आज जो एट प्रेजेंट में जो विंडो बेस्ड सिस्टम चल रहा है, विंडोज़ में इतना पावरफुल या इतनी इफिशिएंसी नहीं हो पाती जितना एसपी मॉड्यूल्स में क्लाउड बेस्ड सीबीएस सिस्टम में हमें जितनी फैसिलिटी मिल पाती है। तो क्लाउड माइग्रेशन इससे आज के डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें क्लाउड पे शिफ्ट होना एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। तो मेरे हिसाब से क्लाउड माइग्रेशन इज़ ए मोर, अगर हमें सीबीएस को स्ट्रॉन्गनेस करना है या जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडोप्ट करना है, तो हमें क्लाउड माइग्रेशन पे सीबीएस को स्विच करने का एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अगर हम हमारे सीबीएस को क्लाउड माइग्रेशन पे शिफ्ट करते हैं तो। Thank you, Rakesh. I'll come back to you. Mr. Sudhir is he has been a banker prior to joining Rugra. He was a banker earlier, and he has knowledge of banking and IT. What a combination, IT and banking. Sudhir, can you throw some light? I would like our audiences to know what exactly is cloud migration. I hope ये थोड़ा deep में बताएं कि cloud migration होता क्या है, so people can understand what is it, and then you can tell us what are their advantages. Please, Sudhir. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everybody. It's a privilege to be part of this ecosystem, which is the backbone of India, which enables financial inclusions. And I'm glad that I'm here to share my experiences and solutions that I've thought through or implemented in the past. So one of the key challenges that we have right now in the ecosystem is about the legacy solution, right? These legacy solutions are becoming challenging to scale up and expand and satisfy the customer needs and reach that customer satisfaction levels. So what do? The first and foremost, we need to be able to get to an environment
wherein we can scale our capacity to meet the expectations of the customers, wherein the growing volumes, UPI is the best example, wherein the volumes are growing multifold on a monthly basis and yearly basis. So moving the application from on our data center to a cloud in a SaaS model, wherein it is going to be a cloud native kind of an application or a microservices. So the fundamental difference is that हमारा जो जितना application है which is core banking is an one single entity or a module, but when we move into cloud, we divide that into small modular based approach. So that gives and we convert that into a cloud native capability. So वो क्या होता है, it gives the benefit of the compute that's there on the cloud, and it can auto scale. We don't have to spend hours, huge amount of money in terms of upgrading the infrastructure. So that's one of the key aspects in terms of cloud migration. So when we migrate the application to the cloud, then the application becomes completely API compliant, which means that any kind of an integration or a communication with internal, external, regulatory or partners or various other fintechs becomes much simpler and much seamless, right? And the other advantage also we gain is about the data capability and the analytics that we can derive out of the open, out of the box solutions that are available in cloud, right? In addition to that, we can also build capabilities for the customers to enable digital adoption by the primary touch points like mobile banking, internet banking, and WhatsApp banking, and enable them with an omni-channel kind of an experience wherein customer need not have different views in different touch points. Every touch point which they go will be an omni-channel. It means that I do a transaction in touch point 1 and it'll be able to reflect in the touch point 3. So these are the primary aspects which the cooperative banking society as a community can gain immensely out of this, and also the kind of a capability that is required to enable, also we get it from the cloud implementation and providers. Thank you, Sudhir. I would now request Kavita ma'am to throw some light on, ma'am, what are the customer-centric approaches for digital banking? CBS सिस्टम में हमें जितनी फैसिलिटी मिल पाती है, तो क्लाउड माइग्रेशन इससे आज के डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें क्लाउड पे शिफ्ट होना एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है. तो मेरे हिसाब से क्लाउड माइग्रेशन इज़ ए मोर, अगर हमें CBS को स्ट्रॉन्गनेस करना है या जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उनको एडोप्ट करना है, तो हमें क्लाउड माइग्रेशन पे CBS को स्विच करने का एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी अगर हम हमारे CBS को क्लाउड माइग्रेशन पे शिफ्ट करते हैं तो. Thank you, Rakesh. I'll come back to you. Mr. Sudhir is he has been a banker prior to joining Rugra. He was a banker earlier, and he has knowledge of banking and IT. What a combination, IT and banking. Sudhir, can you throw some light? I would like our audiences to know what exactly is cloud migration. I hope ये थोड़ा deep में बताएं कि cloud migration होता क्या है, so people can understand what is it, and then you can tell us what are their advantages. Please, Sudhir. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, everybody. It's a privilege to be part of this ecosystem, which is the backbone of India, which enables financial inclusions. And I'm glad that I'm here to share my experiences and solutions that I've thought through or implemented in the past. So one of the key challenges that we have right now in the ecosystem is about the legacy solution, right? These legacy solutions are becoming challenging to scale up and expand and satisfy the customer needs and reach that customer satisfaction levels. So what do we do? First and foremost, we need to be able to get to an environment wherein we can scale our capacity to meet the expectations of the customers, wherein the growing volumes, UPI is the best example, wherein the volumes are growing multifold on a monthly basis and yearly basis.
So moving the application from on our data center to a cloud in a SaaS model, wherein it is going to be an cloud native kind of an application or a microservices. So the fundamental difference is that हमारा जो जितना application है which is core banking is an one single entity or a module, but when we move into cloud, we divide that into small modular based approach. So that gives the and we convert that into a cloud native capability. So वो क्या होता है? It gives the benefit of the compute that's there on the cloud, and it can auto scale. We don't have to spend hours, huge amount of money in terms of upgrading the infrastructure. So that's one of the key aspects in terms of cloud migration. So when we migrate the application to the cloud, then the application becomes completely API compliant, which means that any kind of an integration or a communication with internal, external, regulatory or partners or various other fintechs becomes much simpler and much seamless, right? And the other advantage also we gain is about the data capability and the analytics that we can derive out of the open, out of the box solutions that are available in cloud, right? In addition to that, we can also build capabilities for the customers to enable digital adoption by the primary touch points like mobile banking, internet banking, and WhatsApp banking, and enable them with an omni-channel kind of an experience wherein customer need not have different views in different touch points. Every touch point which they go will be an omni-channel. It means that I do a transaction in touch point 1 and it'll be able to reflect in the touch point 3. So these are the primary aspects which the cooperative banking society as a community can gain immensely out of this, and also the kind of a capability that is required to enable, also we get it from the cloud implementation and providers. Thank you, Sudhi. I would now request Kavita ma'am to throw some light on, ma'am, what are the customer-centric approaches for digital banking? Kavita ma'am. Oh, sorry, Vaishali ma'am. Hello. Yeah, thank you, ma'am. Actually, what are the customer centric? मतलब डिजिटलाइजेशन से जो भी कस्टमर को क्या फ़ायदा होना चाहिए, बैंक को क्या फ़ायदा हो जाए, एक्चुअली डिजिटलाइजेशन है तो दोनों को फ़ायदा होता है. एक तो डिजिटलाइजेशन करके क्लाउड माइग्रेशन करके, क्लाउड माइग्रेशन मतलब जब आपके बैंक में सर्वर होता है वो पूरा क्लाउड पे चला जाता है, तो सबसे पहले बैंकों को कॉस्ट कटिंग सर्वर पे होती है. द बैंक डजंट हैव टू मेंटेन द सर्वर्स, so there will be higher of space in the cloud. There are many cloud servers like Oracle Cloud है या Google Cloud है जो अपनी स्पेस आपको हायर रेंट पे देता है बैंकों को. तो सबसे बड़ा कॉस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के से होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने का एक जो मैन पावर लगता है उसका भी कॉस्टिंग से होता है. और दूसरा ये होता है कि आपको ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है. तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट बैंक को कम हो जाता है. दूसरा क्या है कि क्लाउड माइग्रेशन के और डिजिटलाइजेशन से स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको बैंक को जितना भी स्पेस चाहिए या सर्विस बढ़ाना है या घटाना है तो वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से स्पेस बढ़ा सकता है, सर्विसेज बढ़ा सकता है, घटाना है घटा सकता है. तीसरा बेनिफिट इसका बैंकों को क्या है कि भाई आपका डेटा क्लाउड पे चला गया है, तो क्या है कि आपका कोई भी सिस्टम डाउन होता है तो आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान इजीली कर सकते हो, आप डिज़ास्टर रिकवरी भी जल्दी कर सकते हो. ये सब के कारण कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है कि भाई उनका जो भी ट्रांजैक्शन है अनइंटरप्टेड होता जाता है. देयर इज़ डिक्लाइन रेशियो जो है टेक्निकली आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन, IMPS, RTGS एंड सबका टेक्निकली आपका डिक्लाइन रेशियो 0 हो जाता है. तो इसके कारण क्या होता है, यूसीबी के सर्विसेज मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, कॉम्पिटिटिव सर्वाइव हो जाती है यूसीबी. ये सब फायदे हैं डिजिटलाइजेशन. थैंक यू मैम, थैंक यू. अतुल सर, कैन यू आप थोड़ा लाइट डाल सकते हैं कि राइट नाउ अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में जाने के लिए उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और वो हम कैसे
उनको चैलेंजेस को हम आगे लेकर जा सकते हैं। थैंक यू मैडम। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई आज जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पूरे देश में हो रहा है उसमें अर्बन बैंक का शेयर है वो 4% से भी कम है। अगर वो शेयर हमको आगे बढ़ाना है तो हमको पूरी सभी अर्बन बैंक को अभी जो आज डिजिटलाइजेशन की सिचुएशन है उसको उसमें सुधार करना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन हमारे पास जो चैलेंज है तो वो चैलेंज इतने बड़े हैं कि हम जो दिशा में और जो तरीके से जो स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए ऐसे आगे बढ़ नहीं रहे। तो जो चैलेंजेस है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस है लेगेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले तो क्या है आरबीआई ने जो कंपल्सरी डाला तो सभी बैंक ने, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने सीबीएस तक तो पहुंच गए। आज हमारा जो सीबीएस हुआ तो अभी नेक्स्ट लेवल 2 आ गया। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको बदलने में जो खर्चा आता है, तो आज कई सारे अर्बन बैंक है और आरबीआई का इतना रिस्ट्रिक्शन है, सभी दूसरी चीज़ों का भी प्रोविज़न करना है, तो हमारे पास जो बजट है तो वो थोड़ा कम पड़ता है। तो इसीलिए जो बजट का हमको एलोकेशन होना चाहिए नेट प्रॉफिट में थे वो इतना हम कर नहीं सकते। तो वो जो थोड़ा हमारा जो ग्रोथ का और इनोवेशन का स्पेस है वो थोड़ा कम रह जाता है। दूसरी जो बात है कि भाई जो साइबर सिक्योरिटी का जो डर है और अभी जो सोशल मीडिया वगैरह का जो पेपर में न्यूज़ आता है कि भाई ये साइबर सिक्योरिटी का ये फ्रॉड हो गया, और हमने हमारी बैंक का डेटा देखा है पूरा डेमोग्राफी, तो मेरे ख्याल से सभी अर्बन बैंक में शायद ये जो बड़े बड़े सेंटर में है उसमें शायद ये सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन जो छोटे छोटे टाउन में है तो हमारा कस्टमर का डेमोग्राफी अगर हम देखेंगे तो 45 या 50 से प्लस है। तो वो लोग हैं वो डिजिटल बैंकिंग अपनाने में रिलेक्टेंट होते हैं कि भाई वो जो अभी हम जब ब्रांच में हमारे डेटा स्क्रूटिनाइज करते हैं कि भाई अभी कौन आरटीजीएस से मैनुअल कर रहा है, कौन मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं करे, तो ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन लोग हैं वो अभी डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा उपयोग नहीं। तो बैंक फैसिलिटी तो करेगी, बैंक मान लीजिए अपग्रेडेशन भी करेंगे, लेकिन जो बैंक को फ़ायदा तभी मिलेगा कि उसका कस्टमर है और रियल में डिजिटल चैनल का यूज़ करे। तो इसीलिए हमारी बैंक ने कई सारे अभियान किए कि भाई एक जो हमारे गांव में जहाँ जहाँ ब्रांच है तो वहाँ जहाँ जहाँ सीनियर सिटीज़न के ग्रुप है तो हमने उसके अवेयरनेस के लिए सीनियर सिटीज़न के साथ से क्लब्स के साथ टाई अप करके उनके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए हैं। जो कस्टमर हम ब्रांच में जब ऑडिटर को सूचना देते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑडिटर है उसे कि भाई आप ब्रांच में देखो कि भाई कितना ट्रांजैक्शन है वो मैनुअल हो रहा है, वो क्यों मैनुअल हो रहा है। अगर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस का दिक्कत है तो हम उन लोगों को एजुकेट करके धीरे धीरे कभी अभी आपके पास OTP आता है, अभी ये सिक्योर ट्रांजैक्शन है, सारी बुक जो बात है तो उसको अभी एजुकेटेड कर रहे हैं। तो वो है, लेकिन ये प्रोसेस है वो थोड़ा कम रहता है। तो अभी उसमें कैसे आगे जाना है वो सभी के पास है। खास करके जो दूसरा मेजर चैलेंज है कि जब वेंडर के साथ हम एग्रीमेंट वगैरह करते हैं तो तब जो अलग बात होती है और जो उसका एजुकेशन होता है तब अलग बात होती है। तो अभी तो फेडरेशन है, अभी हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया है, तो उसके चैलेंज के लिए अगर कोई एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनता है कि भाई अगर आपके साथ के सभी के साथ अगर CBS के साथ कुछ एग्रीमेंट SLA बनाना है, दूसरा आउटसोर्सिंग के लिए कोई SLA बनाना है, तो ज़्यादातर चैलेंज वही आता है कि जो हम एजुकेशन करते हैं और कई बार के छोटे छोटे गांव में है तो कोई अर्बन बैंक का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो 1400 बैंक है तो बॉम्बे से लेके छोटे छोटे गांव में अभी हमने अमित भाई ने बात किया कि भाई हमारे पास 92,000 करोड़ सारस्वत बैंक भी है और 3-4 करोड़ की यूनिट बैंक भी है। तो क्या सभी के साथ इतना स्टाफ नहीं है कि भाई सभी लोग एक जैसा इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो उसके लिए भी ऐसा जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, अभी क्रेस्ट इंडिया ने आज किया तो यहाँ से कुछ तो ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम हमारे फेडरेशन ने बाकी के सब लोगों के करके वो जो अवेयरनेस बढ़ा सके तो हम से बाकी डिजिटलाइजेशन जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी यही है कि भाई डिजिटलाइजेशन करने के बिना भविष्य के फ्यूचर बैंकिंग की हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक भी है कि जो HDFC बैंक, जो ICICI बैंक जो कस्टमर को डिजिटलाइजेशन की फैसिलिटी दे सकती है, तो आज वो लोग हैं वहाँ पहुँचने में हमको 6 महीना लगेगा, तो 6 मंथ के बाद वो हमारे से आगे होगा। तो इसीलिए जो अगर हमको उसके पास साथ से रियल में कंपटीशन फाइट करने की है तो डिजिटलाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो कोर है हमारा
अर्बन कोऑपरेटिव का कोर है वो डिजिटल सर्विस तो है कि भाई वो समय की मांग है, लेकिन हमारा कोर है पर्सनलाइज सर्विस। तो अगर क्या है कि अब अगर हम पर्सनलाइज सर्विस का भी उसमें साथ में जोड़ देते हैं डिजिटलाइजेशन के हिसाब से, तो हम जो अभी कंपटीशन है या ये माहौल है उसका सही तरह से मुकाबला कर सकेंगे। सर अभी जैसे मतलब आपकी बातों से जैसे समझ आ रहा है मुझे, बैंक्स हैव ए ड्यूअल रोल टू प्ले। Banks have to work according to our regulator also, the RBI, and we also have to keep a view of our customers' rights and their security also, right? तो सर इसके ऊपर कुछ बताइए ना कि बैंक्स को ये जो ड्यूअल रोल करना पड़ता है, तो इसमें कैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कैसे प्ले कर सकते हैं अपना रोल? अभी तो वो भी जो बात है कि भाई रिजर्व बैंक ने जो अर्बन बैंक का लेवल है, लेवल 1, 2, 3, 4, और उसके हिसाब से सभी को साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग मापदंड है। जो अभी तक था तो अभी सबका लेवल अलग है, तो उसके लिए जो भी मापदंड है तो उसके लिए तो उसको करना ही है, फॉलो करना है, और उस दायरे में रह के उसने जो अपना साइबर सिक्योरिटी है तो उसमें क्या है, बड़े सेंटर में तो जो क्वालिफाइड स्टाफ है वो भी मिल जाता है, छोटे सेंटर है तो अभी ASP मॉड्यूल में वो जाके उसका जो सेटअप है वो कर सकते हैं। Thank you, sir. Vinita ma'am, can you throw some light on what are the aspects of compliances, governances, and the statutory requirements with respect to digital transactions? And how are the urban cooperative banks playing a role over there? How are they fully giving their compliances, and are they fully satisfying our regulators? How is it going on? थैंक यू मैम। ऐसा है कि साइबर सिक्योरिटी की वजह से आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। वो अभी तक जो रूल्स थे वो बैंकिंग के रिलेटेड थे, जैसे अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, लोन देना है तो किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए, या कस्टमर सर्विसेज उनके ग्रीवेंसेस के रिलेटेड उनके रेगुलेशंस थे। लेकिन अब जो रेगुलेशंस हो गए हैं वो बहुत साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड हो गए हैं। अब उनके रेगुलेशन में अगर जो हम नहीं करते हैं तो जैसे इवन अगर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेके बात करेंगे तो अभी बहुत सी बैंकें हैं जो इतनी डेवलप्ड नहीं हुई है, उनके पास जो सिस्टम्स हैं वो थोड़े आउटडेटेड हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो सिस्टम्स होने चाहिए अगर जो वो नहीं होते हैं तो वनरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बजट कंस्ट्रेंट्स है। प्राइवेट बैंकिंग्स है तो वो लोग उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये सब चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो उसको फुलफ़िल करने की वजह से आरबीआई थोड़ा इन्फोर्समेंट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स है। बजट कोऑपरेटिव बैंक्स कर रही है अपने हिसाब से, सब कुछ कर रही है, कितनी चीज़ें आउटसोर्सिंग करके अपना बैंक को स्केल भी कर रही है, साथ में कंप्लायंसेस भी मीट कर रही हैं। कितनी जगह पे उन्होंने इसके रिलेटेड अवेयरनेस के लिए बैंक्स को ये भी गाइड किया है कि कस्टमर को अवेयरनेस करो, तो बैंक्स इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी भरती हैं। उनको डिजिटल नहीं आता हो तो भी उनको सिखाने के लिए स्टेप्स 1 बाय 1 उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बना के उसको बुकलेट की तरह उनको देती है। और कस्टमर्स को भी एक्सेप्टेंस है, भले वो कस्टमर्स सेमी अर्बन के हो या थोड़े रूरल कस्टमर्स में हो, सभी आज के ज़माने में सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सब यूज़ करते हैं, तो उनको उनकी एक्सेप्टेबिलिटी डिजिटल बैंकिंग की भी है। वो इंटरनेट बैंकिंग भी, उनको इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा चाहिए, उनको मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए, उनको व्हाट्सएप बैंकिंग भी चाहिए। इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी तो इनकी भी है। ये सभी मिलजुल के जो एफर्ट्स हो के ये आगे डिजिटल की तरफ भी जा सकते हैं, सिक्योरिटी को भी फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास
यूसीबीज भी अपनी तरफ से कर ही रही हैं और अवेयरनेस। सॉरी मैम, लेकिन इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो कंप्लायंसेस पोर्शन में जो रोल आता है, क्या वो पूरी तरह से पार हो रहा है? आर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स fully giving their compliances to what the RBI has laid down their reforms, उसमें डिजिटल बैंकिंग में या जो भी है? हाँ, बैंक्स पूरा ट्राई तो उनका यही रहता है कि वो लोग करें, क्योंकि उनको भी अपने कस्टमर्स रखने हैं, उनका बिजनेस भी कस्टमर से ही चलता है। वो कस्टमर्स का डेटा या उनका डेटा की सिक्योरिटी या उनका जो फाइनेंस है, अगर जो वो उसको नहीं संभाल पाएंगे तो वो भी बिजनेस में नहीं रहेंगे। इसीलिए अने वो ये कंप्लायंसेस सभी इसी के रिलेटेड है। तो फिर वो फुल्ली ट्राई कर रहे हैं, कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन बैंक्स का भी फुल एफर्ट्स हैं कि कंप्लायंस को वो फुलफिल करें। और रेगुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो छोड़ता भी नहीं है उनको, मतलब कहीं ना कहीं आइदर कई सारी ऑडिट्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं है ऑडिट अपना डेटा कहाँ रखना है, डेटा कैसे एन्क्रिप्शन करना है, ये सब के ऑडिट के रिपोर्ट्स नहीं तो साल भर में मैं बोलूँगी कम से कम 6-7 ऑडिट्स तो इसके रिलेटेड ही हैं, जिसका अपने को कंप्लायंसेस विद कंप्लायंसेस RBI को सबमिट करना रहता है। तो एफर्ट्स तो पूरे हैं। ओके, अंकित सर, कैन यू टेल मी कि ये जो फ्यूचर आएगा अभी, तो इसमें ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या इसमें पूरी तरह से उतर पाएंगे? क्योंकि अभी आज अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनसे compete करना यूसीबीज के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें उतर पाएंगे पूरी तरह से, एंड कैसे? हाँ मैडम, इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पूरी तरीके से इसके कंपटीशन में उतर सकता है। हमारा जो टॉपिक है CBS 2.0, वो ये बताता है कि अगर हम अभी ट्रेडिशनल बैंकिंग करेंगे, जैसे अर्बन को हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग में कोई डिपॉजिटर्स आता है तो उनका हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और कोई एडवांसेस के लिए आता है तो उनको हम एडवांसेस दे देते हैं। वो इस टिपिकल टाइप का अभी बैंकिंग नहीं चलेगा। अभी आपका CBS है और आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको एनहेंस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आपके CBS के अंदर एक ऐसी फंक्शनलिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो एक प्लग इन प्ले टाइप। अगर आपको आज की मैं बात करूँ तो अभी डिजिटल लैंडिंग जो है वो फुल प्राइस में चल रहा है। yes. तो अभी यूसीबी जो उनके CBS जो रेडी होगा उनके लिए, तो जैसे प्लग इन पे के टाइप से थर्ड पार्टी वेंडर के साथ एग्रीमेंट्स वगैरह करके वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकता है। यूसीबी क्यों कंपटीशन में आगे रहेगा, मैं उनकी बात बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली फाइनेंस चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में कि आप एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कीजिए। आप जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर है बहुत सालों पुराना है। जब भी प्राइवेट सेक्टर या कमर्शियल बैंक्स नहीं बैंकिंग सेक्टर में थे, उनसे पहले भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ या कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो ग्रास रूट से एकदम लो लेवल से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। और स्पेशली हम हमारे कंट्रीज़ की बात, हमारा बहुत मेजर पोर्शन जो है वो विलेजेस और रूरल एरियाज़ में रहता है। उनको जोड़ने का काम या तो हमारी अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल सेक्टर में अर्बन कोऑपरेटिव के सिवा इतना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों या कोऑपरेटिव बैंकों के सिवा इतना अच्छा कोई कर नहीं सकता। हम अर्बन कोऑपरेटिव में ड्यूअल रेगुलेशंस है, कुछ रेगुलेटरीज रिस्ट्रिक्शंस है, उनकी वजह से हम एक्सपांड नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोऑपरेटिव बैंक अपने थोड़ा आगे आके डिजिटल इनोवेशंस अपनाए, अपने कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ATMs वगैरह डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करे, डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफर करे, डिजिटल लैंडिंग ऑफर करे, तो ज़रूर से हमारे साथ यूथ और जेन जी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जेन जी का अभी मेन
प्रॉब्लम ये है कि किसी को फिजिकली ब्रांच या बैंकिंग में नहीं जाना है, सभी अपने मोबाइल के टिप पे ही उनके सारी फैसिलिटीज़ चाहिए। और हमारे अर्बन कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव बैंकों में ऐसा है कि हम कोई हमारा कस्टमर है जो हमारी बैंक से जुड़ा है, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, मान लीजिए कोई आज एक कस्टमर को हमने ऑन बोर्ड किया, उनको थोड़ा फाइनेंस दिया, उनका धंधा या बिजनेस से वो चलने लगा, वो बड़ा होता गया, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहता है, तो सर्टेन टाइम के बाद उनको हमको छोड़ना ही पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन और दूसरी बात ये भी होती है कि कोई बहुत सारी सर्विसेज या हम जो प्राइवेट प्लेयर्स दे पाते हैं वो हम ऑफ़र नहीं कर पाते, उनकी वजह से भी वो मूव आउट हो जाते हैं। तो अगर हमको ये सब करना है, कस्टमर को हमारे साथ जुड़े रखना है, तो हमें देना पड़ेगा, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफर करनी पड़ेंगी। और कोऑपरेटिव बैंक की हमारे साथ कस्टमर हमारे साथ जुड़े रहे, उनकी एक सबसे बड़ी मेन बात है कि हम कस्टमर को एक ह्यूमन टच देते हैं। कस्टमर जो है वो चाहे कितना भी बड़ा कस्टमर हो या छोटा कस्टमर हो, हम उनको एक ह्यूमन टच देते हैं, उसके लिए वो हमारे से जुड़ा रहता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स या दूसरी कोई बैंक में अगर आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है और उनका फेल्ड हो गया या कहीं पे भी फंस गया, तो उनका प्रोसेस या मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि वहाँ पे आपको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं मिलता है, आपको टोटली ऑनलाइन चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कई बार कस्टमर ऐसा सोचता है कि चलो ये जाने दो, जो होगा वो देख लेंगे। अगर उसी जगह पे हम अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को देखें, तो अगर उनका चाहे कितना भी छोटा प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो हमको बताता है, हम पर्सनली इनके साथ इंटरफियर करते हैं, उनके इंटरेस्ट लेते हैं और उनका सॉल्यूशन हो ऐसा हम करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से हम ये मार्केट को हम कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली अंकित सर, ये बात मैं मानती हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक्स में पर्सनलाइज्ड सर्विस के ऊपर ज़्यादा जोर होता है, ये सब मानेंगे। बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो पर्सनलाइज्ड सर्विस की जो आदत पड़ चुकी होती है कस्टमर्स को, क्या इसकी वजह से हम हमारे आज के कस्टमर्स को डिजिटल इंक्लूजन की तरफ पुश कर पाएंगे? जी, इज इट पॉसिबल? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? कस्टमर को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, वो डरता है। जैसे हमारे आसपास अभी जो रिसेंटली सिनारियोज में होता रहता है कि भाई इनके साथ फ्रॉड हो गया, उनके अकाउंट में से पैसे निकल गए, उनको डर रहता है कि मैं सर्विस या टेक्नोलॉजी यूज कर पाऊँगा कि नहीं। अगर हम पर्सनल टच है हमारे साथ और हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं, तो वो हमसे आके हमारे पास आके बैठता है, सीखता है, हम उनको कॉन्फिडेंस देते हैं, आप कीजिए, हम आपके बैक में बैठे हैं, आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो हम खड़े हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए। सो आपका कहना है कि पर्सनलाइज सर्विस के साथ डिजिटल बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दूर तक खींच सकेंगी? यस यस। अतुल सर, आपका क्या कहना है इसके? ये सही बात है कि भाई अभी जो बैंकिंग का स्टेज है और अर्बन बैंकिंग का जो स्टेज है, तो प्राइवेट बैंक के साथ हम एक ऐसे ही डिजिटल सर्विस का जो कंपैरिजन करेंगे तो उसमें शायद वो लोग आगे रहेंगे। लेकिन अगर उसके साथ कस्टमर सर्विस जोड़ दे, उसी के साथ पर्सनल टच जोड़ दे, तो 100% है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का वजूद जो टिका है सालों से, और उसमें क्या शायद 110 या 15 या 20 वर्ष हुआ है, तो उसकी वजह, क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो लास्ट 10-15 साल में हुआ, लेकिन तभी भी अर्बन बैंक तो था ही, तो उसका वजूद जो है वो सर्विस है। और अगर जो हमारी सर्विस इंटेक रहेगी या अपर ग्रेड की रहेगी तो 100% अर्बन बैंक का ग्रोथ होता रहेगा। यस मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? श्योर मैम, रेगुलेशन ने इसके कस्टमर ट्रस्ट हम लोग पे रहे अने डिजिटल रहे, इसके लिए तो कितना वो OTP वगैरह, ड्यूअल ऑथेंटिकेशन, ये सब से उनका भी तो ट्रस्ट बढ़ता है, और तब वो डिजिटल एक्सेप्टेंस भी रहेगा और वो डिजिटल बढ़ेगा भी। सही। ओके, दैट इज़ व्हाट आई जस्ट वांटेड टू नो। आई जस्ट वांटेड टू नो इट राइट फ्रॉम द बैंकर्स कि क्या ये पॉसिबल है। तो सुधीर, कैन यू give me your thoughts, since now you are no more in banking,
you are on the other side. So what do you think? Madam, these days, I think so, one of the key aspects that we need to think about is that the customer satisfaction. I mean, jitna bhi hum digital products bhi ho, services ho, should always be customer centric. And I feel that every innovation should be done with customer in our mind, right? So one of the core problems, I'll tell you what exactly the customers face, is that the kind of an service from the bank. While we can introduce technology, we can introduce digital solutions and everything, we can enable with all those. But one of the key aspects which is missing is that customer trust. How to gain the customer trust? I think so that's a game changer while we provide all these solutions. So what we have to do is that the traditional approach hai, hamara jo support mechanism hai, customer reach out hai, should actually reverse the process altogether. So abhi kya ho raha hai, customer is always coming to the bank for a support, for a service, for an issue, whatever, right? But ये process हमको change करना पड़ेगा, wherein bank goes to the customer to serve him before he identifies something. Before he approaches. Yeah, I'll give an example. So this may be again technology can be implemented. So there is something called as an हम observability stack implement कर सकते, which is again a part of a digitization, wherein we monitor the applications at the cloud infrastructure. And we can monitor the behavior of the customer through his touch points, whether it is mobile banking, internet banking, or various other services. So, ये observability stack, what it does is that it captures what exactly his customer is going through at his end. So, it means that all these insights, analytics, in a real time are shown in the observability dashboard. So what happens is that customer need not come to us. The bankers and the support infrastructure behind can look at kya ho raha hai, where is the problem, what is the issue. So they can proactively get into the implementation of that, resolve that problem, and saying that aapka IMPS nahi chal raha, UPI nahi chal raha, we have found the problem and we have identified that, and now we are telling that we have fixed this, abhi check kar lo aap. So this is a reverse process that we need to do. Okay. I think so that's going to be a game changer in terms of gaining the trust, and that is a real game changer, I feel. So you feel that this will be a game changer for the UCBs, for the urban cooperative Absolutely, banks? Because absolutely. as far as I feel, the private players are already into this. Yeah. They've already changed many of the games and they are already playing those. Yes, But yes. for the urban cooperative banks, as per you, Yeah. I feel this will be a game Absolutely. changer. Even large banks are still implementing, Madam Abhi. I think so this is the time to step into that and get into that. And I think so that's going to change a lot in terms of adoption. Great. Thank you. Thank you, Sudhir. Vaishali ma'am, आपका कुछ thoughts बताइए इस पर. या सर मैम, डिजिटल बैंकिंग से यूसीबी जो है वो अपने कस्टमर्स मेंटेन कर पाएगी मुझे लगता है, बिकॉज आज जितनी भी यूसीबी है सबके पास यूपीआई है, आईएमपीएस है, आरटीजीएस, एनईएफटी. आई थिंक वो सारी सर्विस जो प्राइवेट बैंक्स या नेशनलाइज बैंक दे रही है वो सारी सर्विसेज यूसीबी देता ही है. और दूसरा एक अंकित सर ने बोला कि ह्यूमन टच जो प्राइवेट और नेशनलाइज में नहीं है वो मैं भी मानती हूँ यूसीबी ह्यूमन टच देता है. बिकॉज ऑनलाइन के साथ साथ क्या होता है कि यूसीबी को पता है कि उसके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसे कौन सा लोन चाहिए, उसको कौन सी प्रोडक्ट देनी है. वो चाहे अगर यूसीबी हायर रेट पे भी उसको लोन देता है तो भी वो कस्टमर प्रिफर करता है कि मैं यही यूसीबी से लूँ. आज यूसीबी में कितने सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिसका प्राइमरी बैंक यूसीबी है और Yes, सेकेंडरी माइट भी दूसरे बैंक से. जबकि पहले क्या होता था, ये सब ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के पहले सारे कस्टमर्स के प्राइमरी बैंक्स नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक्स रहते थे. यूसीबी विल बी द सेकेंडरी बैंक. अभी ऐसा नहीं है. हमारी बैंक में ही मैं आपको बताऊं तो हमारे कितने सारे कस्टमर्स हैं जिसके हम प्राइमरी बैंक हैं, नॉट अ Yes. सेकेंडरी बैंक. Yes, yes. तो आई थिंक हम नए जनरेशन जो जेन जी आ रहा है, जेन अल्फा आएगा, बीटा आएगा, उसके साथ हम कम्पीट करके आरबीआई रेगुलेशन को भी फॉलो करके, बिकॉज सारे यूसीबी को आरबीआई रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं. उनको 2 बार बीए करवाना है, पीटी करवाना है, आईएएस करवाना है, अभी तो गैप एनालिसिस भी आ गया है, वो भी करवाना है. कस्टमर्स को एजुकेट करना है कि वो कहीं भी शेयर ना करे अपना ओटीपी, पिन वगैरह. स्टाफ को भी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देनी है. तो आई थिंक यूसीबी बहुत आगे तक जा सकता है. हम बैंकिंग में ऑलरेडी प्राइवेट और नेशनलाइज को कम्पीट कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. That's great. That's great.